नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं, बीच में हमने 2 वीडियो डाले थे कि कानून कैसे बनता है और अमेंडमेंट को लेकर के। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी विधेयक जब पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता, क्या कर सकता। तो इसको लेकर इसमें 2-1 बातें शामिल हो जाएंगी और इसमें वो बात भी आ जाएगी जिसे पॉपुलरली आप जानना चाहते हो कि राष्ट्रपति का वीटो क्या होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो हैं। तो हम एक बात स्पष्ट कर दें कि जो हम बात कर रहे हैं मनी बिल के बारे में, वो लागू थोड़ी है थोड़ी नहीं भी है। तो मनी बिल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सलाह और विधायिका के द्वारा पास किए गए विधेयक में फ़र्क होता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास मिले जुली शक्तियां हैं कि वो अपने पास आर्टिकल 111 जो है 111, वो कहता है कि आइदर ही विल डिक्लेयर हिज एसेंट ऑन द बिल और ही विल विदहोल्ड हिज एसेंट ऑन द बिल। या तो वो विधेयक पर अपनी हाँ सहमति देगा या वो अपनी सहमति रोक लेगा। यह देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और यदि नहीं देगा तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, इसको वो वापस भेज सकता है और एज सून एज पॉसिबल उसमें लिखा हुआ है, जितना जल्दी हो सके उतना तो वापस भेजा जाएगा। और जब वापस भेजा जाएगा तो वो भेजेगा, कहा जाता है ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जब बाकी वर्ल्ड के जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास और लोगों के पास जो पावर है, इसी तरीके से उनके कंपैरिजन भी बताएंगे। तो द बिल इज सेंट बैक बाय द प्रेसिडेंट टू द ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बिल ओरिजिनेटेड इन द हाउस। इफ इट originated in the house of the people, that is the Lok Sabha, or it originated in the house of elders, that is Rajya Sabha, Council of States। इससे मतलब नहीं है। 111 की लैंग्वेज कहती है कि वो दोनों सदनों को वापस भेजेगा और दोनों सदन उस पर फिर से विचार करके यदि राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो दोबारा में कहा गया ही शैल नॉट विदहोल्ड हिज एसेट। वह अपनी सहमति नहीं रोकेगा। ये नहीं कहा गया है कि ही विल डिक्लेयर हिज एसेंट, नो, ही शैल नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट। वो अपनी सहमति नहीं रोकेगा। तो ये बात हो गई कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पास करके राज्यसभा लोकसभा से जाता है तो या तो वो उस पर दस्तखत हाँ कर देता है और हाँ करने के बाद वो कानून बन जाता है, या वो दस्तखत नहीं करता है और 2 बातें नहीं करता है। ये बात लिखी है 111 के पहले पैरा में। दूसरा कहते हैं कि वो दोबारा उसको भेज सकता है एज सून एज पॉसिबल, और जब भेज सकता है तो भेजने के बाद जब दोनों सदन फिर से और भेज सकता है तो इसके साथ कि वह सलाह दे कि इसमें से दोबारा पूरा विधेयक देख लिया जाए या उसका कुछ हिस्सा देख लिया जाए। तो राष्ट्रपति की सलाह को मानते हुए, उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए या ना एक्सेप्ट करते हुए, जैसे कैसे भी राष्ट्रपति के पास जब दोबारा भेजा जाएगा तो वह अपनी सहमति नहीं रोकेगा। अब इसी चीज़ को लेकर के टेक्निकल शब्दों में जो इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सा, ये जो मैंने बातें बताई इन्हीं को वीटो के नाम से अलग अलग जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं वीटो क्या होते हैं। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है पावर टू से नो। आप रोजमर्रा की जिंदगी की बातचीत में मत जाइए। जो लोग बोला करते हैं कि हमने फिर उनसे वीटो लगा के काम करवा लिया, ऐसा आपने 99% लोगों को बातचीत करते हुए सुना। वीटो लगा के काम नहीं करवाया जाता, वीटो लगा के काम रोका जाता है। तो वीटो कितने प्रकार के होते हैं? वीटो 4 प्रकार के होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब तो ये होता है कि पावर टू से नो, एब्सोल्यूटली, अनकंडीशनल।
तो जब से कैबिनेट टाइप की गवर्नमेंट्स बनी है तब से तो ये अब संभव नहीं होता, ये थ्योरेटिकली जो है इंग्लैंड के पास है, लेकिन क्वीन एन के ज़माने से कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहाँ थ्योरेटिकल है, कैबिनेट की सलाह पर ही। अब चूंकि सरकार विधेयक लाती है, कानून बनाती है, कैबिनेट टाइप की है, और द किंग ऑफ इंग्लैंड इज सपोज टू एक्ट एज पर द एडवाइस रेंडर टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो सलाह दी जाएगी उसकी सलाह पर काम करेगा। तो ये बात सबके लिए लागू है, चाहे विधायिका से संबंधित बात उसके पास जाए और चाहे जैसे। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वीटो का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। दूसरा ये होता है क्वालिफाइड वीटो। ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। क्वालिफाइड वीटो और सस्पेंसिव वीटो में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्वालिफाइड वीटो ये है कि जब राष्ट्रपति के पास अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस माने जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, दोनों से पास होकर के, तो वहाँ उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के द्वारा पास करके कोई विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसको 10 दिन के भीतर वापस भेज सकता है कि आप इसको इसमें रिकंसिडरेशन करिए। और जब वो ऐसा भेजेगा, और तो वो टेक्निकल बात यह है कि अपने यहाँ 111 में लिखा है ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अमेरिका में है कि ही विल सेंड बैक द बिल टू द हाउस इट ओरिजिनेटेड। कांग्रेस के उस सदन में भेजेगा जिसमें विधेयक बना था, जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट इज द टेक्निकल डिफरेंस। यहां पर है इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, माने ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति दोनों सदनों को भेजता है, ऐसा हमारे यहाँ 111 में लिखा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लिखा है कि ही वुड सेंड द बिल टू द हाउस इट ओरिजिनेटेड, जिसमें वो लाया गया था। मान लीजिए सीनेट में लाया गया तो सीनेट को भेजेगा, और यदि उसमें लाया गया है रिप्रेजेंटेटिव में तो रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। और यदि दोनों सदन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से उसे फिर से पास कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या है? ये मेजॉरिटी है 2/3 प्रेजेंट, उपस्थित लोगों का 2/3, नॉट द 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, नॉट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं, 2/3 ऑफ प्रेजेंट, उपस्थित लोगों का 2/3 यदि उस विधेयक को दोनों सदनों में फिर से अलग अलग पास कर देता है तो द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड, बिल इज डीम्ड टू बी assented by the President of USA। टेक्निकल बात ध्यान रखना कि the bill doesn't make a second journey to the President of India if the bill is passed by extraordinary majority by both the houses of the Congress, तो then it becomes law itself। It doesn't make the second journey to the President of America। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद दोबारा नहीं जाता है। अपने यहाँ क्या है, दोबारा जाता है, वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होने के बाद इफ द कांग्रेस अकोमोडेट्स द रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और इट डजंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, इन आइदर केस इफ इट इज पास बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजॉरिटी बोथ द हाउसेज ऑफ द कांग्रेस, बिल बिकम्स लॉ। इट डजंट मेक द सेकेंड जर्नी टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये हो गया क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो ये होता है कि जब दोबारा हाउस को भेजा जाता है, ये सस्पेंसिव वीटो टेक्निकली जो है वीटो फ्रेंच पार्लियामेंट के पास है, फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास है। तो इफ इट इज पास्ड अगेन बाय द सिंपल मेजॉरिटी तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसे दस्तखत करेगा। भारत में ये है 111 में कहते हैं कि प्रेसिडेंट जब उसे वापस भेजेगा तो दोनों सदन राष्ट्रपति की सलाह को मानते हुए, और जो उसने ये सलाह दी है कि इसमें ये परिवर्तन कर लिए जाए, परिवर्तन मानते हुए, परिवर्तन ना मानते हुए, जैसा कैसा भी, जब दोबारा भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें अपने सहमति मना नहीं करेगा। तो ये सस्पेंसिव वीटो का कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास है, हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास। चौथा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, हमारे पास भी है। हमारे पास ये जनरेट कैसे हो जाता है? आप 111 का
सेकेंड पैरा पढ़ोगे आर्टिकल 111 का सेकंड, वो कहता है ना कि मतलब ना वो हाँ करे ना अपनी विथहोल्ड करे एसेंट, बल्कि वापस भेज दे एज सुन एज। तो चूंकि एज सुन एज लिखा है तो टाइम लिमिट नहीं दी गई। अब टाइम लिमिट नहीं दी गई तो एज सुन एज में भी अ वीक, अ मंथ, कुछ भी हो सकता। हमारे यहाँ ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्टल बिल को रोक लिया था फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो neither sending back to the houses, not declaring his assent on the bill, not withholding assent on the bill, let the bill lie on his desk। वो अपने पड़ा रहने देगा। तो जब पड़ा रहने देगा तो फिर वो बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा। अब इसमें यह है कि अमेरिका में कैसे है, अमेरिका में 10 दिन का ही टाइम है, हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं है। अमेरिका में 10 दिन का टाइम यह है कि अमेरिका में मान लीजिए कांग्रेस का सेशन चल रहा है, वहाँ कांग्रेस का सत्र चल रहा है और बिल आया, राष्ट्रपति को लगता है कि अब इसका सेशन खत्म होने वाला है, रिसेस में जाएगा, ये एडजर्न करेगा हाउस, और उसको लगता है ये बिल मेरे मतलब का मतलब बिल नहीं पास होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग बैक टू द और डिक्लेयरिंग हिज असेंट और सेंडिंग बिल बैक टू द कांग्रेस, ही विल लेट द बिल लाई एंड wait that the 10 days expires and meanwhile the Congress is adjourned। तो ऐसे समय में अमेरिका में पॉकेट वीटो राष्ट्रपति इस्तेमाल कर लेता है, हमारे यहाँ ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो ये पॉकेट वीटो का मसला हो गया। तो मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, और बाकी एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो कहाँ कहाँ किस तरह पाए जाते हैं ये हमने बताया। अब एक और गलतफहमी हम ठीक कर दें, वो मैं कैसे जानता हूँ, बच्चों से बातचीत करके। लोगों को यह लगता है कि एक बार भेजने से दोबारा, एक बार भेजा फिर दोबारा भेजा, और दोबारा जब भेजेंगे फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसे दस्तखत करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी किसी अमेंडमेंट से आई। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री headed by Prime Minister to aid and advise to the President, and in the exercise of his power, President shall act on the advice rendered to him by Council of Ministry। तो shall act ये इंदिरा जी ने 42वें संविधान से जोड़ा था। शैल मैंने आपको शुरू के वीडियोस में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मस्ट नहीं लिखा रहता, जहाँ शैल लिखा रहता उसी का मतलब मस्ट होता है। तो जो शैल एक्ट एज पर द एडवाइस, ये 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा जी ने जोड़ दिया, क्योंकि इंदिरा जी का जो स्वभाव था, जो 42वां संविधान संशोधन था, वो एक तरीके से माने डेमोक्रेटिक सेटअप में भी प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटोरियल अथॉरिटी बना रहा था। तो उसके बाद जब जनता सरकार आई तो 44th अमेंडमेंट हुआ, तो उन्होंने इस तरीके से राष्ट्रपति पर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह बाध्यकारी हो, इसमें एक रिकंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि 44वां संविधान संशोधन के बाद आप पढ़ोगे आर्टिकल 74, तो उसमें लिखा है क्लास 2 में कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, एंड इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंड्स बैक द एडवाइस आइदर अमेंडेड एज रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट और ओरिजिनल, माने जैसा राष्ट्रपति सलाह देता है वो उसको मानते हुए या ना मानते हुए जैसी थी वैसी, तो प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस, माने जब दोबारा सलाह राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री देगी तो राष्ट्रपति उस पर काम करेगा। तो इन दोनों बातों में आप फर्क समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा, पक्का करेगा, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, एक बार दोबारा भेज सकता है, ये 44वें संविधान संशोधन से किया गया, लेकिन विधायिका के संदर्भ में जो बात है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज नॉट अमेंडेड एनी टाइम। आप 111 में देखोगे उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब एक बात कर लेना चाहते हैं कि ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं वहाँ पर लोग सरकारें जल्दी जल्दी कुछ लुभावनी बातों को ध्यान में रखते हुए, कुछ फुसलाने की बातें करते हुए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विधायिका जो है वह कुछ उत्साह में कुछ ऐसे हेस्टी स्टेप्स ले ले जो कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। हालांकि
जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी। लेकिन कानून बनने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर उसको वो अल्ट्रा वायरस करेगा। तो क्यों ना विधायिका के अंदर ही एक चेक लगा हो कि फॉर द सेक ऑफ द रिकंसिडरेशन, आउट ऑफ इंथुजियाज्म, आउट ऑफ अपीजमेंट, आउट ऑफ सर्टेन अदर फुलफिलमेंट ऑफ सम डेमोक्रेटिक प्रॉमिसेस, आप जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव को यह पावर दिया गया है कि उसकी अपने किए गए काम को दोबारा सोच ले एक बार। तो एक तरीके का रिकंसिडरेशन, या जिसको बिल्कुल ही लिटरेरी भाषा में, कविता की भाषा में सेकंड थॉट कहा जाता है। तो वो सेकंड थॉट के लिए ऐसा राष्ट्रपति के पास या इंग्लैंड में किंग के पास, क्वीन के पास ये दिया गया है। वरना जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ कैबिनेट सिस्टम है, वहाँ का जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है सॉरी, तो वो जो होता है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, डेकोरेटिव पोजीशन उसकी होती है। तो इसलिए ये दिया गया है, क्योंकि आपके मन में यह बात आ सकती है कि जब राष्ट्रपति को अल्टीमेटली सब कुछ करना ही उसी की सलाह पर, तो ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी हेस्टी स्टेप्स को, जल्दबाजी में उठाए गए कदम को वह पुनर्विचार के लिए दोबारा एक मौका दे सके। थैंक यू।